मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 4 पेज नंबर 35 नई किताब का। तो हम लोग जो सूत्र पढ़ रहे थे, आशाएं आस्वादन के रूप में, विचार प्रसारण के रूप में, इच्छाएं प्रयोग एवं व्यवहार के रूप में तथा रितंबरा दृढ़ता और निष्ठा के रूप में व्यक्त है। तो जीवन का क्रिया किस रूप में व्यक्त है उसको यहाँ स्पष्ट किया और फिर लिखा है कि यह क्रम से मनोवृत्ति चित्त बुद्धि में से प्रदर्शित होने वाले गुण स्वभाव सहित क्रिया पक्ष है, अर्थात मन से आशा, वृत्ति से विचार, चित्त से इच्छा और बुद्धि से अनुभव प्रमाण रितंबरा क्रियाएं हैं। फिर आगे लिखा है कि हर चैतन्य इकाई दृष्टि संपन्न है। जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य परमाणु होते तक दृष्टि संपन्न नहीं है। तो कह रहे हैं कि केवल चैतन्य जो परमाणु है, जिसको अपन चैतन्य इकाई कह रहे हैं या जीवन कह रहे हैं, वह दृष्टि संपन्न है। जड़ परमाणु दृष्टि संपन्न नहीं। अपने दृष्टि के द्वारा दृश्य को देखने हेतु दर्शक द्वारा प्रयुक्त क्रिया एवं प्रक्रिया ही दर्शन है। तो दर्शन का परिभाषा वो कर रहे हैं बाबा जी कि दृष्टि के द्वारा। तो दृष्टि क्या है? न्याय धर्म सत्य या प्रिय हित लाभ। दृष्टि के द्वारा दृश्य सह अस्तित्व को देखने हेतु दर्शक के द्वारा प्रयुक्त क्रिया प्रक्रिया ही दर्शन है, जिसकी उपलब्धि अर्थात दर्शन की उपलब्धि क्या है? तो समझ या ज्ञान है। ज्ञान से ही स्व एवं परस्परता का निर्णय। ज्ञान से क्या होता है? तो स्व का और परस्परता का निर्णय तथा अनुभव एवं अभिव्यक्ति है। तो वो कह रहे हैं कि दृष्टि संपन्न चैतन्य इकाई में ही होता है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि दर्शन का मतलब क्या है? तो दृष्टि के द्वारा दृश्य को देखने हेतु दर्शक के द्वारा प्रयुक्त क्रिया प्रक्रिया ही दर्शन है, जिसकी उपलब्धि जो है समझ या ज्ञान है। फिर इसके बाद लिखा है कि ये जो ज्ञान या समझ है, इससे क्या होगा? तो इसमें स्व और परस्परता का निर्णय होगा, अनुभव होगा और अनुभव की अभिव्यक्तियां होगी, है ना। फिर है कि जागृत मानव में स्वयं होने का बोध, स्वयं होने का बोध और संपूर्ण अस्तित्व होने का बोध होता है। यही स्व व परस्परता है। तो जो स्व व परस्परता को उन्होंने कहा कि जागृत मानव में स्वयं होने का बोध होता है। ये स्वयं का मतलब क्या हुआ? तो स्वयं होने का बोध और संपूर्ण अस्तित्व होने का बोध, क्योंकि जो स्वयं है वो संपूर्ण अस्तित्व के साथ सह अस्तित्व में है ना। तो इसलिए स्व और परस्परता की बात आई। फिर और इसको स्पष्टीकरण दिया उन्होंने कि अपने वातावरण में स्थिति पूर्ण या स्थिति अपूर्ण, रूप गुण स्वभाव धर्म, योग वियोग, क्रिया प्रक्रिया, फल परिणाम, ह्रास और विकास का संकेत ग्रहण दर्शन के द्वारा ही होता है। तो कह रहे हैं कि दर्शन के द्वारा क्या क्या संकेत ग्रहण होता है? तो पहला बोला उन्होंने स्थिति पूर्ण या स्थिति अपूर्ण, स्थिति पूर्ण या अपूर्ण। दूसरा क्या होता है? तो उन्होंने कहा रूप गुण स्वभाव धर्म। रूप गुण स्वभाव धर्म का संकेत ग्रहण दर्शन के द्वारा होता है। फिर इसके बाद तीसरा बोला उन्होंने योग वियोग। फिर चौथी बात बोली क्रिया और प्रक्रिया, और पांचवा बोला फल और परिणाम। तो
दर्शन के द्वारा जो संकेत ग्रहण होते हैं उसमें स्थितिपूर्ण सत्ता यानी जिसको हम लोग व्यापक ब्रह्म बोल रहे हैं या व्यापक वस्तु बोल रहे हैं, तो उसका संकेत ग्रहण होता है। और अपूर्ण का मतलब है जो प्रकृति है, जो विकासशील प्रकृति है, उसके भी संकेत ग्रहण होते हैं। फिर प्रकृति की चारों अवस्थाओं का रूप, चारों अवस्थाओं का गुण, स्वभाव और धर्म, ये भी संकेत ग्रहण होता है। फिर योग और वियोग, फिर क्रिया और प्रक्रिया, फल परिणाम, और फिर लास्ट में लिख रहे हैं छठवां, ह्रास और विकास। तो परमाणु में ह्रास और विकास, और पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में ह्रास विकास, और मानव में जिसको कह रहे हैं जागृति अजागृति, है ना, का संकेत ग्रहण दर्शन के द्वारा दर्शक ने किया है, ऐसा। फिर कह रहे हैं कि जो चैतन्य इकाई स्वयं, तो बाबा जी स्वयं किसको कह रहे हैं? चैतन्य इकाई को। स्वयं जीवन पुंज है, चैतन्य इकाई स्वयं जीवन पुंज है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का इसमें अध्ययन है। इससे पूर्व अमानवीयता और अति मानवीयता का वर्गीकरण स्वभावात्मक और व्यवहारात्मक भेद से किया जा चुका है, और उस दृष्टिकोण से मानव जाति 5 श्रेणियों में परिलक्षित है, जो निम्नानुसार है। अमानवीय मानव के 2 वर्ग हैं, एक पशु मानव और दूसरा राक्षस मानव। फिर इसके बाद ये लिखा है कि जो पशु मानव है उसमें दीनता प्रधान है और हीनता और क्रूरता है। तो दीनता का परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा ही था, आश्रय की जो प्रवृत्ति है, अपने दुख को दूसरे से दूर कराने की जो आश्रय प्रवृत्ति है, उसको दीनता बोला था, है ना। अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है उसकी दीनता संज्ञा है, और दीनता अभावजन और अक्षमता जन 2 प्रकार से है। फिर हीनता का मतलब विश्वासघात है, और विश्वासघात का मतलब है जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण किया जाना विश्वासघात है। और फिर क्रूरता का मतलब स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति तथा शोषण कार्य है उसे क्रूरता कहते हैं। तो पशु मानव में दीनता प्रधान है और राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान, दीनता और हीनतावादी कार्य व्यवहार होता है। फिर इसके बाद लिखा कि मानवीयतापूर्ण मानव एक ही वर्ग है, जो तीसरे प्रकार का 5 श्रेणियों में बांटा है। तो पशु मानव, राक्षस मानव, मानव। तो मानव में मानवीय दृष्टि, न्याय, धर्म, सत्य है। विषय जो है पुत्रेष्णा वित्रेष्णा है, और जो स्वभाव है वो धीरता, वीरता, उदारता है। तो जिसमें धीरता का मतलब न्याय में निष्ठा है, वीरता का मतलब न्याय प्रदायी क्षमता है, उदारता का मतलब है प्रतिफल अपेक्षा विहीन जो है सहयोग प्रवृत्ति, उसको उदारता कह रहे हैं ना। फिर अति मानवीयतापूर्ण मानव पुनः 2 वर्ग में है, देव मानव और दिव्य मानव। अति मानवीयतापूर्ण मानव की दृष्टि, विषय और स्वभाव निम्नानुसार है। देव मानव में जो विषय है वो लोकेशणा है, और स्वभाव में धीरता, वीरता, उदारता के साथ दया प्रधान, कृपा, करुणा, ये देव मानव में है। और दिव्य मानव में दृष्टि जो है परम सत्य है, और विषय जो है सह अस्तित्व रूपी परम सत्य है, और स्वभाव जो है वो करुणा प्रधान हो गया, करुणा प्रधान, दया और कृपा।
फिर है कि उपरोक्त 5 श्रेणी के मानव अपने से अविकसित पर निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक व्यवहार एवं अधिकार करते हैं। यहाँ पर अधिकार की वो जो दूसरी परिभाषा मैंने बोली थी वो यहाँ पर आ गई है। अपने सही मंतव्य के अनुसार दूसरों को गति एवं कला प्रदान करना और उसका उपयोग, सदुपयोग तथा पोषण करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता का होना ही अधिकार है। अपने सही मंतव्य के अनुसार अन्य को गति एवं कला प्रदान करना और उसका उपयोग, सदुपयोग, पोषण करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता ही अधिकार है। फिर आगे लिखा है स्पष्टीकरण में, उपरोक्त विधि से जागृति पूर्वक मानव अखंडता, सार्वभौमता सहज सूत्र व्याख्या संपन्न होता है, क्योंकि विकसित के द्वारा अविकसित को प्रेरित करने का अधिकार होता है, जबकि अविकसित के द्वारा विकसित का मात्र अध्ययन ही संभव है। तो विकसित क्योंकि अधिकार संपन्न होता है, इसीलिए वो अविकसित को प्रेरित कर सकता है, और जो अविकसित है वो विकसित का अध्ययन कर सकता है। यह अध्ययन करना संभव है उसके लिए। फिर लिखा है, उपरोक्तानुसार विवेचना के आधार पर ही इस विविधता से पीड़ित संसार के मूल में प्रत्येक मानव अपना भी मूल्यांकन करना चाहता है, क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन यदि सही नहीं है तो उस स्थिति में अध्ययन के लिए आवश्यक सामर्थ्य को संजो लेना संभव नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि उपरोक्तानुसार विवेचना के आधार पर ये जो वैविध्यता है विकसित अविकसित के रूप में, वैविध्यता से पीड़ित, जो भी वैविध्यताओं का वर्णन उस रूप में भी किया है व्यवहारवादी समाजशास्त्र में, गरीबी, अमीरी आदि के आधार, या रूप गुण स्वभाव, ये रूप, पद, बल, धन के आधार पे भी वैविध्यता है। तो वैविध्यता से पीड़ित संसार के मूल में प्रत्येक मानव अपना भी मूल्यांकन करना चाहता है, क्योंकि यदि स्वयं का मूल्यांकन सही नहीं होता उस स्थिति में अध्ययन के लिए जो आवश्यक सामर्थ्य को संजो लेना संभव नहीं है। फिर एक उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे 1 रुपए के मौलिकता को पूरा समझे बिना 2 और उससे आगे की संख्या की गति और प्रयोग नहीं है। 1 रुपए के मूल्य को 99 पैसे तक मूल्यांकन करने की स्थिति पर्यंत उस 1 रुपए का पूर्ण मूल्यांकित ज्ञान उस इकाई में प्रादुर्भूत नहीं होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मूल्यांकन का मतलब पूरा ही मूल्यांकन होता है, अधूरा मूल्यांकन जो है वो मूल्यांकन नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पूर्ण मूल्यांकन ज्ञान उस इकाई में प्रादुर्भूत नहीं हुआ है, यानी पूर्ण मूल्यांकन में ही मूल्यांकन पूरा होता है। फिर आगे लिखा है कि अतः मानव को अपने विकास की दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध है, यही ज्ञानावस्था की विशिष्टता है। फिर आगे अध्ययन जो है वो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अर्थ में संपन्न होता है। यहाँ पे 3 शब्द आए हैं। अध्ययन किसका होता है? यथार्थता का, वास्तविकता का और सत्यता का। सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक वस्तु का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया। तो ये किस रूप में हुआ? 4 अवस्था, 4 पद में अध्ययन गम हुआ। तो कह रहे हैं कि सर्वप्रथम क्या हुआ कि व्यापक वस्तु में जो एक वस्तु है उसका वर्गीकरण 4 अवस्था, 4 पद के रूप में अध्ययन गम हुआ है ना। फिर इसके बाद क्रिया का अध्ययन, फिर जो क्रिया है उसका अध्ययन किस रूप में हुआ? विकास क्रम, विकास और जागृति क्रम, जागृति, इस रूप में हुआ, के रूप में बोधगम होने की व्यवस्था है। फिर कह रहे हैं इसी के साथ
इसी के साथ रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन होना हुआ। इसी के साथ रूप गुण स्वभाव व धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। चारों अवस्था चारों पदों में स्पष्ट है। तो चारों अवस्था और चारों पद में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन जो है वो स्पष्ट है। फिर कह रहे हैं कि विकास का अध्ययन परमावश्यक है। विकास का अध्ययन मतलब जिसको अपन गठन पूर्णता क्यों है, क्योंकि जो विकसित इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न होता है। क्यों क्यों परमावश्यक है? क्योंकि उसके बिना जीवन का पता ही नहीं लगता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि विकसित इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न होता है। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। अध्ययन यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अर्थ में संपन्न होता है। सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक एक वस्तु का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है। यह किस रूप में हुआ? चार अवस्था। चार अवस्था का मतलब पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था और चार पद। तो चार पद का मतलब क्या हुआ? भ्रांत पद, भ्रांत। चार पद कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? हाँ भैया। भ्रांत पद, देव पद और पद मुक्ति, प्राण पद, भ्रांत मुक्त, पद, देव पद और पद प्राण। मुक्ति हाँ, या बहुत दिव्य पद। बढ़िया। हाँ हाँ, तो चार पद। फिर इसके बाद कहा विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, और इसके बाद लिखा रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन आवश्यक है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि विकास का अध्ययन परमावश्यक है। और विकास का अध्ययन कहाँ होता है? परमाणु में ही होता है। परमाणु में विकास का मतलब है कि परमाणु का जो बाहरी परिवेश है जब वो पूर्णतः तृप्त हो जाता है, जिसको जीवन संक्रमण की क्रिया कह रहे हैं, यानी फिर वो रासायनिक भौतिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। क्योंकि भौतिक रासायनिक क्रिया में भाग तभी ले सकता है जब उसके बाहरी परिवेश में एक अंश ज्यादा हो या एक अंश कम हो, यानी जो बाहरी परिवेश है वो पूर्णतः तृप्त नहीं है। तो जब पूर्ण तृप्त के रूप में बाह्य परिवेश जो है पूर्ण तृप्त हो जाता है, उस स्थिति में जीवन संक्रमण की घटना होती है। इसी को विकास कह रहे हैं, जो गठन पूर्णता है। गठन पूर्णता के रूप में चैतन्य इकाई है, चैतन्य इकाई को ही जीवन कह रहे हैं। जीवन में ही जागृति क्रम जागृति स्पष्ट प्रमाण होता है। फिर आगे कहा कि ऐसे विकासात्मक अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण अनुमान करने योग्य स्वीकृति न होने के कारण, ऐसे विकासात्मक अध्ययन में, यानी ऐसे विकासात्मक अध्ययन का मतलब है जो परमाणु में विकास है उसके अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण तर्क की सहायता आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तर्क की आवश्यकता है, क्योंकि तात्विकता का वर्णन बोधगम्य नहीं हो रहा है तो तर्क विधि से होगा। तो यहाँ पे तर्क की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है और नियोजित की गई है कि वांछित, जिसे सिद्ध करना है, कि कल्पना पहले से साधक में पूर्वाभ्यास रूप में प्रतिष्ठित करना है। ऐसे विकासात्मक अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण, यानी अनुमान करने योग्य स्वीकृति न होने के कारण तर्क की सहायता आवश्यक है। यहाँ तर्क की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है और नियोजित की गई है कि वांछित की कल्पना पहले से साधक में पूर्वाभ्यास रूप में प्रतिष्ठित करना है। फिर आगे लिख रहे हैं कि सर्वप्रथम अध्ययन है, द्वितीय स्थिति में प्रयोग और अभ्यास है, और तीसरी स्थिति में अनुभव और प्रमाण प्रमाणित होना ही उपलब्धि और सार्थकता है।
तो उन्होंने चरण भी स्पष्ट कर दिए हैं। पहला चरण जो है वो स्टेप अध्ययन है, दूसरा स्टेप है स्थिति में प्रयोग और अभ्यास, द्वितीय स्थिति में प्रयोग और अभ्यास है, और तीसरी स्थिति में अनुभव और प्रमाणित होना ही उपलब्धि और सार्थकता है। विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए, विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए अथवा मानव कुल सुरक्षित रखने के लिए परमावश्यक है। तो बाबा जी कह रहे हैं ये विकास और जागृति का अध्ययन की क्या आवश्यकता है? तो कह रहे हैं कि मानव कुल को सुरक्षित रखने के लिए इसका अध्ययन परमावश्यक है। फिर लिखा है कि सर्व मानव में समझदारी की प्यास है ही, और यही पात्रता सर्व मानव में होने का प्रमाण है। इसे तर्क सम्मत विधि से अर्थबोध सहित स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य को बोधगम्य, अध्ययनगम्य, फलतः अनुभवगम्य गम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है। यही अध्ययन का तात्पर्य है। तो यहाँ उन्होंने अध्ययन को और स्पष्ट किया। ये कहा कि सभी सर्व मानव में समझदारी का प्यास रहता ही है, जिसको अपन जिज्ञासा कह रहे हैं। यही पात्रता सर्व मानव में होने का प्रमाण है। फिर कह रहे हैं कि इसे तर्क संगत विधि से अर्थबोध सहित, तो पहले तर्क संगत विधि से अर्थबोध सहित स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य। स्थिति सत्य का मतलब सहअस्तित्व, वस्तु स्थिति सत्य का मतलब देश काल दिशा, और वस्तुगत सत्य का मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म को बोधगम्य, अध्ययनगम्य और बोधगम्य अध्ययनगम्य होने से अनुभव गम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है। यही अध्ययन का तात्पर्य है। फिर और उन्होंने इसको स्पष्टीकरण दिया है। मानवीयतापूर्ण मानव, मानवीयतापूर्ण मानव व्यवस्था सहज रूप में होने के आधार पर निश्चयन और ध्रुवीकरण हुआ है। तो मानवीयता पूर्ण मानव कैसे पहचानने में आया है? तो कह रहे हैं कि व्यवस्था सहज रूप में होने के आधार पर उसका निश्चयन और ध्रुवीकरण हुआ है। मानवीयतापूर्ण मानव से कम विकसित पशु मानव, राक्षस मानव व्यवस्था में जीना संभव नहीं हुआ। तो व्यवस्था में जीने के आधार पे मानवीयतापूर्ण मानव स्पष्ट हुआ है, क्योंकि पशु मानव, राक्षस मानव का व्यवस्था में जीना संभव नहीं हुआ। यह परिलक्षित हो चुका है। फिर कह रहे हैं कि मानव से श्रेष्ठ देव मानव और दिव्य मानव है, जो जागृति पूर्ण है। अनुभव प्रमाण के रूप में जागृत मानव परंपरा में सार्थक सिद्ध हुई। मानव से श्रेष्ठ देव मानव और दिव्य मानव है, जो जागृति पूर्ण है। अनुभव प्रमाण के रूप में जागृत मानव परंपरा में सार्थक सिद्ध हुई है। जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होता है। अनुभव प्रमाण परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होता है। यह परम आवश्यक है ही। उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयामों में मानवीयता को पहचानना, मूल्यांकित करना और व्यवस्था में मानवीयता सहित अनुभव प्रमाणों को पहचानना और प्रमाणित करना सह अस्तित्व दृष्टिकोण से संभव हो गया है। यहाँ कह रहे हैं जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होता है। कौन? देव मानव, दिव्य मानव, है ना। फिर कह रहे हैं कि जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होता है। अनुभव प्रमाण परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होता है। परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक प्रमाणित होता है। यह परम आवश्यक है।
क्योंकि उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयामों में मानवीयता को पहचानना, मूल्यांकित करना और व्यवस्था में मानवीयता सहित अनुभव प्रमाणों को पहचानना और प्रमाणित करना सह अस्तित्व दृष्टिकोण से संभव हो गया है। दिव्य मानव का विषय यानी प्रवृत्ति परम सत्य रूपी सह अस्तित्व है। हाँ जी, अभी इसमें कुछ थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। बताइए। भैया नमस्ते। मेरी आवाज जा रही है भैया? आपकी आवाज आ रही है तिवारी जी, बोलिए। हाँ भैया, ये स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य को थोड़ा स्पष्ट करेंगे। क्या हो गया है? मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। हाँ भैया आ रही है। तो जिसको स्थिति सत्य कह रहे हैं वो सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व नित्य प्रभावशील रहता है, इसीलिए उसको स्थिति सत्य कह रहे हैं। और इसके बाद जिसको वस्तु स्थिति सत्य कह रहे हैं, तो हर वस्तु जो है वो देश काल दिशा के रूप में प्रमाणित रहता है। तो देश का मतलब है वो वस्तु का जो विस्तार है, वो उसकी जो रचना की जो अवधि है उसको देश कह रहे हैं ना, जहां उसकी सीमा तय होती है। और हर क्रिया जो है वो वर्तमान काल में ही होती है ना। और फिर दिशा, हर क्रिया में कोई ना कोई ह्रास या विकास होता है। इस रूप में देश काल दिशा जो है वो स्पष्ट रहती है हर इकाई के अध्ययन में। और वस्तु का सत्य में रूप गुण स्वभाव धर्म होता है। तो रूप का मतलब आकार आयतन घनता है, गुण यानी सम विषम मध्यस्थ है। तो हर क्रिया जो है सम विषम मध्यस्थ के रूप में ही रहती है। उसमें जो गुण होता है क्रिया में, वो सम विषम मध्यस्थ के रूप में होता है। फिर हर अवस्था का अपना स्वभाव होता है ना, जिन स्वभाव को लेकर हम लोगों ने बात की। फिर हर अवस्था, हर रचना कोई ना कोई अवस्था में रहती है। तो हर अवस्था का अपना धर्म है। जैसे पदार्थावस्था का धर्म है अस्तित्व, प्राणावस्था का अस्तित्व पुष्टि, जीवावस्था का अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा, और मानव में जिसको अपन कह रहे हैं जागृत मानव में, तो अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा सहित सुख। तो इस तरीके से वस्तुगत सत्य है। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी भैया, स्पष्ट हो गया है। तो जी एक प्रश्न और बहुत दिन से बना हुआ है। जी जड़ प्रकृति में विकास क्रम विकास है और चैतन्य चैतन्य प्रकृति में जागृति क्रम जागृति है। जी तो मेरे मन में ये प्रश्न बना रहता है कि जड़ प्रकृति ही विकसित होकर के चैतन्य प्रकृति के रूप में परिवर्तित हो जाती है क्या? ऐसा?
हाँ, लेकिन वो सामान्य स्थितियों में नहीं होता है। तो जब भी कोई पृथ्वी जो है वो अपने विकास के लिए आवश्यक रस रसायनों को से समृद्ध हो जाती है और उसके बाद उसमें वनस्पति संसार भी समृद्ध हो जाता है और स्वेदज संसार का जो है प्रकटन हो जाता है। और उसी क्षण में जो है जो पृथ्वी में जीवन संक्रमण की क्रिया होती कुछ परमाणुओं में, जो अस्तित्व सहज होती है ना, जो जी भी जी परमाणु जो है ना उसके निकट होते हैं, जबकि वो गठन पूर्ण हो सकते हैं। तो जो विराट का जो क्रिया है उसके योगफल में है ना कुछ परमाणु जो है वो गठन पूर्ण हो जाते हैं और वो गठन पूर्णता किसी एक निश्चित अनुपात में ही होती है, क्योंकि जो कोई भी पृथ्वी होती है ना, हर पृथ्वी में सभी चीजें निश्चित अनुपात में होती है और ये अनुपात इसीलिए रहता है क्योंकि सह अस्तित्व की जो गति है वो विकास की ओर है। विकास क्रम के रूप में स्पष्ट होता है, विकास के रूप में होता है, और जो चैतन्य प्रकृति है उसमें जागृति क्रम जागृति होती है। तो इसीलिए जो है इसको बनाए रखने के लिए हर चीज का अनुपात में होना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि क्रूर और अक्रूर के रूप में जीव संसार है ना, जी जिनको हम लोग कह रहे हैं कि कुछ जो है शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है। तो यदि मान लीजिए मांसाहारी जीव नहीं होते तो शाकाहारी जीव जो है ना पूरी वनस्पति संसार को खा जाते हैं। तो इसीलिए उनके संतुलन को बनाए रखने के लिए अक्रूर जो है वो, इनको अपन मांसाहारी जीव कह रहे हैं, वो है। और इन दोनों की भूमिका होती है, मतलब व्यवस्था को बनाए रखने के रूप में, है ना। मांसाहारियों की भी रहती है और शाकाहारियों की भी रहती है, जिसको अपन कह रहे हैं जिससे विकास क्रम में सहायता होती है ना। तो जैसे मानव का जीना है तो मानव के जीने के लिए प्रकृति का संतुलित रहना जरूरी है। यदि असंतुलन हो तो प्रकृति में कोई व्यवस्था ही प्रमाणित नहीं होगी। तो इसलिए सभी कुछ एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे पानी बनने की घटना एक निश्चित अनुपात में होती है, और यदि कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना कि एक समय था जब डायनासोर थे बड़े बड़े, तो जी डायनासोर का जो प्रकटन हुआ था वो उस समय धरती में विकास के लिए आवश्यक था, और जैसे ही वो अनावश्यक हो गया तो उनका जो है अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि उनकी भूमिका ही इतनी थी। तो वैसे ही वनस्पति संसार है, जीव संसार है, मानव। तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि यदि मानव को संरक्षित करना है इस पृथ्वी पर, उसके लिए ये अध्ययन की आवश्यकता है, जिसको अपन कह रहे हैं जीवन के अध्ययन की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम जीवन का अध्ययन नहीं करेंगे तो जीवन मूलक प्रणालियों के आधार पर व्यवस्था में जीना सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। और जो शरीर मूलक प्रणालियों से जो मानव ने जीने का प्रयास किया है उसमें व्यवस्था में जीना संभव नहीं हुआ है, और हम लोग इस जगह पे आ गए हैं कि शायद मानव जाति इस पृथ्वी पे संरक्षित नहीं रह पाएगी, है ना। ऐसा वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं और जनरल ऑब्जर्वेशन में भी ऐसा ही आ रहा है। जिस तरीके की प्रवृत्तियां जो है वो हमको वैश्विक स्थितियों पे देखने को मिलती है ना, जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनको देखने से पता लगता है। जी जी तो यदि मानव व्यवस्था में नहीं जिएगा तो मानव संरक्षित नहीं रह पाएगा, है ना। थोड़े समय के लिए रह जाए, फिर इसके बाद पुनः प्रयास होगा। मान लीजिए कि मानव, जैसे हम लोग शरीर में रहते हैं ना, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद हम पुनः पुनर्जन्म लेते हैं। पुनः पुनर्जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि हम व्यवस्था में जीने को प्रमाणित करना चाहते हैं, जो जीवन में व्यवस्था है उसको प्रमाणित करना चाहते हैं। तो यदि हम व्यवस्था में नहीं जी पाते हैं तो फिर ये बंधन जो है बना रहता है।
तो जागृत होने के बाद फिर क्या करेंगे? तो जागृत होने के बाद जो जागृत नहीं है या जिनको अविकसित कह रहे हैं उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। तो अभी भी क्या होता है कि इस पूरी मानव परंपरा में कोई ना कोई ऐसे जीवन होते हैं जो प्रयास करते रहते हैं अपने तरीके से कि मानव जाति का अस्तित्व जो है बना रहे, वो प्रयास करते रहते हैं। उनमें से कई लोग जो हैं प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं। सफल नहीं हो पाते हैं तो वो पुनर्प्रयास करते हैं, फिर से आके प्रयास करते हैं। ऐसा ऐसा एक क्रम बना रहता है। और ये क्रम कब तक बना रहेगा? जब तक कि मानव व्यवस्था में जीने नहीं लगता है। अभी यहाँ पर इतना ही चर्चा पर्याप्त है। और कोई जी मुद्दा हो तो बताइए, है ना? या हमने जो कुछ कहा इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा हो, या और कोई भाई बहन जो है इसमें और स्पष्टीकरण जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। योगेश भाई हैं इसमें या इसमें भैया अपने मूल प्रश्न भी है मेरे मन में जो था वो बचा रह गया क्या? कि जैसे जड़ परमाणु, जैसे कि सोने का परमाणु हो गया या चांदी का, लोहे का, कोई भी परमाणु लेते हैं हाँ, तो विकास क्रम में क्या वो गठन पूर्णता को निश्चित अनुपात में ही सही प्राप्त कर पाता है क्या? नहीं, वही मैंने आपसे कहा ना कि ये जो प्रगटन का क्रिया है ना, वो किसी परमाणु में कोई व्यक्तिवादी क्रिया नहीं होती है। जी हम लोग व्यक्तिवादिता के आधार पर सोचते हैं। जैसे जी फिर ये भी प्रश्न हम लोग सोच सकते हैं ना, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके एक दिन पानी बन जाएगा? ऐसा भी हम सोच सकते हैं। जी जी और यदि सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाएगा तो फिर पानी पानी रहेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं रहने से कोई भी प्राण कोशा नहीं रहेगी, यानी क्योंकि हर प्राण कोशा के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना? तो जी यदि मान लीजिए कि वो यौगिक के रूप में बदल गया तो एक निश्चित अनुपात में इस पृथ्वी को जितने पानी की आवश्यकता है उस निश्चित अनुपात में पानी बनने का क्रिया ब्रह्मांडीय किरणों के योगफल से विराट की क्रिया या सहअस्तित्व की क्रिया के रूप में घटित हो जाता है ना? और वो घटना भी तभी घटती है जब पानी की भूमिका शुरू होना होती है, उससे पहले नहीं होती। जैसे पदार्थावस्था के रूप में कोई पिंड है, हो सकता है यूनिवर्स में और भी पिंड ऐसे होंगे जहां पर पानी नहीं होगा, वो केवल ठोस पिंड के रूप में या पदार्थ पिंड के रूप में, है ना, जड़ प्रकृति के रूप में एक गठन को प्राप्त कर चुके हैं, है ना? जी भैया तो उनमें फिर कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, और फिर जब पानी का भूमिका शुरू होती है अग्रिम विकास के लिए, जब रस रसायनों से इस पृथ्वी में अग्रिम विकास होना है, तब पानी बनने की घटना जो है वो हो जाती है, जिसमें मतलब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतनी मात्रा में हो जाता है वातावरण में और ब्रह्मांडीय किरणों के योगफल से पानी बनने की क्रिया होती है, तो उस पृथ्वी में जितना आवश्यक होता है उतना पानी बन जाता है। इसके बाद पानी बनने के बाद पानी जो है रस रसायनों को विकसित करने का काम आता है। यदि पानी नहीं होगा तो रस रसायन नहीं होंगे, और रस रसायन नहीं होंगे तो प्राण कोशा नहीं होगी। इसका मतलब है कि पानी में रस रसायन की जो बीज है वो रहता है, और रस रसायन के बीज में प्राण कोशा का बीज रहता है ना। प्राण कोशाओं में अग्रिम रचनाओं का बीज रहता है, जिसको अपन मानव शरीर कह रहे हैं या मेधस कह रहे हैं, या जिसको अपन जीव जंतुओं के शरीर कह रहे हैं, वो जिसको और तात्विक अर्थ में देखें तो विकास क्रम की जो प्रवृत्ति है वो उसमें बीज रूप में बनी रहती है। तो इस दृष्टिकोण से जो आपका जो उत्तर है ना वो यही है कि अस्तित्व सहज विधि से कुछ परमाणु जो है वो संक्रमित होकर जीवन परमाणु के रूप में रहते हैं। जी भैया बहुत बढ़िया तो भैया, इस अच्छा अच्छा स्पष्ट हुआ। जी जी भैया और कुछ हेलो। जोड़ना हो जोड़ यहीं सकते पे हैं भैया। हाँ जोड़िए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। भैया एक प्रश्न है यहीं पे।
कि हर परमाणु में, जड़ परमाणु में श्रम गति परिणाम है, जिसमें श्रमशील है, तो और हर श्रमशील है गठन पूर्णता के लिए, और हर परमाणु गठन पूर्ण होना नहीं है, सहअस्तित्व विधि से ऐसा कहा जा रहा है। तो फिर ये श्रम किस लिए है? श्रम तो हर श्रम जो परमाणु में है, वो जो श्रम है वो लाक्षणिकता के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जैसे ही कोई परमाणु अणु हो जाता है ना, इसके बाद उसमें विकास नहीं हो सकता है ना। तो विकास तभी होता है जब तक वो परमाणु के रूप में है। जैसे पानी के रूप में अणु बन गया, फिर उसमें कोई अंश नहीं आ सकता है ना। तो कोई भी अंश तभी आ सकता है जब वो परमाणविक स्थिति में है। यहाँ तक कि यदि तात्विक स्थिति में है तब भी अंशों का समावेश नहीं हो सकता। तो ज्यादातर जो पदार्थ राशि है वो तत्वों के रूप में रहती है, जिसको अपन सजातीय मिलन भी कह रहे हैं ना। तत्व का मतलब क्या है? सजातीय परमाणुओं का जो गठन है उसको तत्व कह रहे हैं। यौगिक के रूप में ज्यादातर जो सृष्टि में रचनाएं हैं वो यौगिक के रूप में ज्यादा है, तात्विक में कम है, ऐसा दिखाई देता है ना। यौगिक के रूप में ही है ना रचनाएं सारी जी, यौगिक के रूप में है, और तत्वों के रूप में गठन है, जिसको गठन कह रहे हैं। दोनों स्थिति में जीवन परमाणु बनने की जो घटना है, जिसको अपन विकास कह रहे हैं, विकास की घटना नहीं हो सकती। विकास की घटना किसी स्वतंत्र परमाणु में ही होती। तो जो परमाणु जो है यौगिक क्रिया से मुक्त है, या जो परमाणु तात्विक गठन से मुक्त है, उसी में किसी जो भी उस पृथ्वी के वातावरण में जो परमाणु की व्यवस्था से मुक्त अंश हैं, उनको ग्रहण करने की क्षमता रहती है। स्वतंत्र परमाणु भी हैं क्या भैया? ऐसे सृष्टि में तो जो है सब यौगिक के रूप में ही परमाणु दिखते हैं। किसी न किसी स्थिति में वो स्वतंत्र होते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है जब किसी, जैसे अभी हम लोग एक लेबोरेटरी में एक कृत्रिम वातावरण बनाते हैं, उस स्थिति में वो परमाणु मुक्त हो जाते हैं जी, है ना, मुक्त होते हैं जी। तो जो वो मुक्त होने की स्थिति है वो एक वातावरण के साथ ही स्थिति है जी। तो जो अभी जो पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें मुक्त नहीं हो सकते, है ना जी। लेकिन जब अति तप्त अवस्था रहती है तब मुक्त रहते हैं। जी। जैसे अभी सूर्य के वातावरण में ऐसे बहुत सारे परमाणु होंगे जो मुक्त होंगे, जी। जो तात्विक रूप से गठित नहीं होंगे, है ना जी। या यौगिक रूप में भी नहीं होंगे। तो वैसे ही इस पृथ्वी में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थितियां ऐसी रहती हैं जिसमें परमाणु जो है यौगिक या किसी गठन से मुक्त स्थिति में भी रहते हैं अस्तित्व में, है ना। उन्हीं में परमाणु अंशों को ग्रहण करने की क्षमता रहती है या पात्रता रहती है। यानी कि जो अनुबंधन से नहीं, अनुबंध मतलब अणु के फॉर्म में नहीं है, जो स्वतंत्र परमाणु हैं वही गठन पूर्ण होते हैं, ऐसी बात कह रहे हैं क्या भैया? वही गठन पूर्ण होते हैं, वही गठन, उनमें भी वो गठन पूर्ण होते हैं जो उसके निकट होते हैं, मतलब जो संतुलन को बनाए रखने के लिए, यानी जो जिसको अपन 61 अंश का बोल रहे हैं ना, तो 61 अंश के आसपास के जो होते हैं, मान लीजिए 61 की जगह 60 या 58 59 अंश वाले हैं, या 102 या 103 104 अंश वाले हैं, उन्हीं में वो संभावना रहता है कि वो जो है एक संक्रमण में आ सकते हैं। अभी हाइड्रोजन सीधे संक्रमित होकर जीवन परमाणु में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वहां पर अंश का संख्या ही अभी कम है, बहुत कम है।
तो जो गठन पूर्णता के लिए 61 अंश चाहिए, है ना? भैया आणविक संरचना में भी जो परमाणु हैं, जैसे 2 तत्व मिल करके एक अणु बनाए, तत्व के परमाणु मिल करके, तो उसके अंदर भी श्रम चल रहा है और वो गठन पूर्णता के लिए ही श्रम चल रहा है ना भैया? नहीं, वो जो श्रम चल रहा है वो विकास की लाक्षणिकता के रूप में रहता है। जैसे पदार्थावस्था से प्राणावस्था के लिए श्रम चल रहा है, प्राणावस्था से जीवावस्था के लिए श्रम चल रहा है, जीवावस्था से ज्ञानावस्था के लिए श्रम है, फिर ज्ञानावस्था में भी श्रम है ना? ज्ञानावस्था में श्रम है, जागृति के लिए श्रम है, ऐसा वो श्रम बना रहता है। और ये जो श्रम पूर्वक जो लाक्षणिकताएं प्रकट होती हैं, जिसको अपन विकास क्रम बोल रहे हैं ना, ये लाक्षणिकताएं भी व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में ही रहती हैं। मतलब इस धरती के वातावरण को संतुलित, नियंत्रित बनाए रखने के अर्थ में रहती है। और ये संतुलन और नियंत्रण क्यों होता है? जैसे ताप का संतुलन, ताप का नियंत्रण है ना, ऋतु संतुलन, ये सब भी इसीलिए होता है ताकि व्यवस्था बनी रहे, नियंत्रण संतुलन बना रहे, विकास की प्रवृत्ति बनी रहे, जागृति की स्थिति बनी रहे, है ना? और उसकी परंपरा बनने की संभावनाओं के लिए ये सब श्रम चलता रहता प्रकृति में। और यहीं पे व्यक्तिवाद जो है वो उसका विलय होता है। जैसे ही हम इसको पहचान पाते हैं तब ये पता लगता है कि अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में एक क्रिया है ना? ये बात क्या समाधानात्मक भौतिकवाद में मिल जाएगी भैया कि स्वतंत्र परमाणु ही गठन पूर्ण परमाणु बनेंगे? भैया कोई किसी आप पुराने व्यक्ति से पूछेंगे, रिकॉर्डिंग जो लोग सुनते हैं उसमें बाबा जी ने बोला है। जी भैया, ठीक है। और दूसरा है कि भौतिकवाद में क्योंकि परमाणु में विकास कैसे होगा? अणु रूप में तो हो नहीं सकता विकास। बाबा जी ने ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अणु में परमाणु में विकास होता है। अणु आणविक घटना में उन्होंने परमाणु में विकास लिखा है जी, है ना? तो क्या है कि जो जिसको अपन एलिमेंट कहते हैं ना, वो एक यथा स्थिति है जी। तो यथा स्थिति में, और यथा स्थिति की निरंतरता रहती काफी लंबे। जैसे लोहा जो है वो बहुत लंबे समय तक लोहा रहता है, जैसे पानी भी बहुत लंबे समय तक पानी रहता है। तो पानी का विघटन भी किसी विशेष परिस्थिति में ही हो सकता है जी। जैसे बाबा जी कह रहे हैं कि यदि ब्रह्मांडी किरणों का रिवर्स क्रिया हो जाए, जैसे ब्रह्मांडी किरणों ने गठन में भूमिका निर्वाही करी है ना, तो यदि वो विघटन में या विखंडन में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, उस स्थिति में एक ही क्षण में पूरा पानी इस पृथ्वी से खत्म हो सकता है। पानी के खत्म होने से पूरा जीव संसार खत्म हो सकता है, वनस्पति संसार, मानव संसार सभी खत्म हो जाएगा, है ना? जी। क्योंकि इन सब का अस्तित्व पानी से ही है। तो पानी का भूमिका केवल इतना ही नहीं है कि वो प्यास बुझाता है ना, या खेती में काम में आता है, या ठंडक बनाता है। पानी का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा जी ने किसी एक रिकॉर्डिंग में कहा है कि उनको सबसे ज़्यादा श्रम लगा संयम काल में वो पानी की भूमिका को समझने में, है ना? और इसीलिए हमारी परंपरा में जल का बड़ा महत्व है। जी, ठीक है भैया। डॉक्टर साहब नमस्कार। कुछ ऐसी भी रिसर्च हैं जो ये कहती हैं कि पानी जो है वो किन्हीं चीज़ों को अपने में ग्रहण कर लेता है। तो ये जो शुद्ध जल की अवधारणा है ना, पवित्र जल की अवधारणा है, कुछ इस प्रकार की रिसर्च भी है। हाँ जी, कोई और बोल रहे थे, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते भैया जी। जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, हरीश रावत। जी जी बताइए भाई। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ जी कि जो परमाणु में जो गठन पूर्णता है, चैतन्य प्रकृति है जी, ये एक्चुअली हमें बहुत कंफ्यूज करती है ये, क्योंकि इसके नाभिक में जो है एक अंश है जी, और इसके सराउंडिंग में जो है वो 60 अंश है। 60 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो है। हाँ,
तो ये मतलब इसको हम लॉजिक की कसौटी पर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरा एक ही मानना ये है दर्शन में कि यदि इसके जी। ऊपर कोई गहन रिसर्च नहीं हुई हाँ तो मध्यस्थ दर्शन जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि जी। मध्यस्थ दर्शन का जो मूल है वो चैतन्य नहीं, प्रकृति। पहले पहले अपन इस पे बात करें कि हाँ जो जी, आप प्रश्न कर रहे हैं चलेगा नहीं चलेगा, ये संभावना पे चलेगा, है ना। ठीक है, उसको अपन सेकेंडरी रखते हैं, है ना। ठीक ठीक है जी। तो पहला आपका प्रश्न ये है कि इसका लॉजिक क्या है हाँ, ना। लॉजिक है, तर्क की कसौटी पे कैसे ये जो है। हाँ, वही हिंदी में लॉजिक बोल रहे हैं, हिंदी में तर्क बोल रहे हैं, है ना। ठीक। तो तर्क क्या है? तो अभी हम लोग जो साइंटिफिक लॉजिक उपयोग करते हैं वो भौतिक रासायनिक पदार्थ तक सीमित है ना। जी, जो भौतिक रासायनिक नहीं है उसका अस्तित्व तो पता लगता है, उसका होना तो सिद्ध होता है ना। जैसे मान लीजिए कि जो जिसको हम लोग रिक्त स्थली या आकाश कह रहे हैं वो कोई भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं ठीक है ना, लेकिन उसका होना तो सिद्ध होता है। जी, तो पहले तो इस जगह पे आना चाहिए। दूसरी बात है कि कॉन्शसनेस तो होती है, वो कॉन्शसनेस जड़ प्रकृति में नहीं होती है, चैतन्य में ही होती है। तो ये भी साइंटिफिक कम्युनिटी में है कि कॉन्शसनेस जैसी कोई चीज है जिसको अपन चैतन्यता या चेतना कह रहे हैं, ऐसी कोई वस्तु होती है। जी, इसमें कोई साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। मतलब साइंस ये नहीं कह रहा है कॉन्शसनेस नहीं होती है ना। और कॉन्शसनेस की स्टडी में पता लगता है कि वो रासायनिक नहीं है, भौतिक नहीं है, भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं है। ये हो सकता है कि भौतिक रासायनिक क्रिया से की कोई एक लाक्षणिकता जो है कॉन्शसनेस के रूप में है, जिस पे अभी रिसर्च हो रहा है, जिस पे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। जो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो उस कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं। तो उसमें अब प्रश्न आता है कि साइंस में बहुत सारी चीजें हैं जो किसी परिकल्पनाओं के आधार पर होती है। जैसे बिग बैंग है, बिग बैंग तो किसी ने देखा नहीं, वो केवल तो, परिकल्पना तो एक परिकल्पना है ना। है। जी, जैसे इस पृथ्वी में पानी कैसे बना होगा किसी ने देखा नहीं, एक हाइपोथेसिस जी, है ना। तो वो हाइपोथेसिस के कुछ लॉजिक होते हैं। यदि हम लेबोरेटरी में किसी विधि से पानी बना सकते हैं तो हम ये परिकल्पना कर पाते हैं कि इस धरती के वातावरण में वैसी स्थिति बनी होगी जब पानी बना होगा, है ना। ठीक है। जैसे प्राण कोशाएं हैं, तो प्राण कोशाएं हैं ये तो पता लगता है, और ये भी पता लगता है कि कुछ पृथ्वियों में प्राण कोशाएं नहीं है। तो अभी क्या लॉजिक है, प्राण कोशा क्यों है? तो इसका तो साइंस के पास उत्तर नहीं है, वो तो अनआंसर्ड क्वेश्चंस में है। लेकिन प्राण कोशा है तो वैसे ही जीवन का क्रिया है, इसलिए जीवन का होना सिद्ध होता है। नहीं तो मानव में आशा विचार इच्छा के होने का कारण क्या है, वो कॉन्शसनेस स्टडीज में सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि जो रासायनिक क्रिया है वो तो अस्थिरता अनिश्चितता को पैदा करती है। लेकिन जब हम लोग मध्यस्थ दर्शन में जीवन का अध्ययन करते हैं तब जीवन के स्थिर और निश्चित क्रियाकलापों को पहचान पाते हैं। इसलिए पता लगता है कि जीवन नाम की कोई एक सत्ता है, एक कोई एंटिटी है ना। ठीक है। तो एक बात तो हमको ये समझना पड़ेगी कि जो मटेरियलिस्टिक लॉजिक है वो एक सीमा के बाद नहीं जाता है। इसके बाद जो जो लॉजिक है जिसको फिलॉसफिकल लॉजिक कहते हैं ना, तो फिलॉसफिकल लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होता है। तो फिलॉसफिकल लॉजिक में बाबा जी ने एक फिलॉसफिकल लॉजिक को अप्लाई किया है ना। क्या अप्लाई किया है कि उन्होंने कहा एक पूर्ण सत्ता है और एक अपूर्ण सत्ता है, उन दोनों का सह अस्तित्व वो तो ठीक है ना। तो जब सह अस्तित्व है तो उसमें तीन प्रकार की वस्तुएं हैं। वो एक ठीक प्रकार की वस्तु है जिसको परमाणु कह रहे हैं, दूसरे प्रकार की वस्तु है जिसको रसायन कह रहे हैं, और तीसरे प्रकार की वस्तु है वो जीवन कह रहे हैं। तो तीनों में विकास की प्रवृत्ति दिखती है। परमाणु में विकास का प्रवृत्ति दिखता है, इसका वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है।
और उसमें उन्होंने कहा है कि अंश जैसे जो यूरेनियम का फ्यूजन होता है उसमें नए एलिमेंट बन जाते हैं, जैसे स्ट्रांसियम रुबिडियम आदि बन जाता है ना, तो उससे पता लगता है कि अंश निकलने की घटना होती है ना, और अंश उसमें जुड़ने की घटना भी होती है। तो ये तो साइंटिफिक जो है वो रिसर्च हो चुका है कि ऐसा होता है। तो अस्तित्व में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने तो बनाया नहीं ना ये अस्तित्व, तो ये अस्तित्व में ऐसा घटना होता है, उसी के कारण से ये सारे रस रसायन आदि आदि हैं। नहीं, ये फिर तो इसके बाद जो रासायनिक क्रिया है, मतलब इससे पता लगता है कि उनमें अंश जोड़ सकते हैं, ऐसा बता वो रहे हैं, तो ठीक, उससे वो पता लग। डॉक्टर साहब ये ठीक है, इसकी मेरे शंका यहाँ नहीं है, शंका यहाँ पर है कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो रेस्ट ऑफ दी सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कैसे निकल गए, ये है यहाँ पे शंका, बिल्कुल ये है। बाकी चैतन्य प्रकृति है नहीं। इसका तो हाँ ये ठीक है, इसको जो हाँ है जी। कोई भी कम्युनिटी है वो इसको मानती है कि चैतन्य प्रकृति है, ठीक है जी, हाँ उसकी स्टडी भी मानती है। सर क्वेश्चन ये जी। कि चैतन्य प्रकृति बनी कैसे है, उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें से जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो भी रहे होंगे, हाँ प्रोटॉन रहे होंगे, न्यूट्रॉन निकले होंगे, वो कैसे निकले उसमें से जो है हाँ, ये। वही मैं आपको बता रहा था। उसके जी लिए मैंने कहा कि फिलॉसफिकल लॉजिक लगता है ना। जी तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा, क्या जड़ और जो जड़ में जी जिसको अपन कह रहे हैं परमाणु, और जी जिसको कह रहे हैं रसायन, है ना, ठीक जिसको भौतिक रासायनिक क्रिया, है, ठीक भौतिक क्रिया के रूप में जो क्रिया है उसमें विकास का प्रवृत्ति है, ठीक है, और रासायनिक क्रिया में भी विकास का प्रवृत्ति है। ठीक है। भौतिक क्रिया जो केवल भौतिक क्रिया है वो केवल परमाणु है ना, या जिसको अपन करें, और प्योर बाकी तो फिर या जी जी अणु है, जी अणु और परमाणु है। जी उसमें भी परमाणुओं में ही अंश की वृद्धि का अध्ययन है। ये मतलब वैदिक काल से लेके अभी जो आधुनिक विज्ञान काल तक है, यहाँ यहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि उनमें अंशों का संख्या बढ़ता है घटता है ना। जैसे कणाद ऋषि भी ये कह रहे थे कि जो जिससे सांख्य दर्शन भी बाद में जो आया ना, उसने कहा कि संख्या के आधार पे ही हाँ, जो परमाणु के अंदर जो संख्यात्मक वृद्धि होती है उसी के रूप में अस्तित्व है पूरा, है ना। ये जो अस्तित्व में जितनी विविधता है वो संख्या के रूप में विविधता के आधार पे, वो संख्या क्या चीज है, तो परमाणु अंशों की संख्या ही है ना। ठीक है। तो तो वो और अभी आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है ना। दूसरी बात मैं कह रहा था कि यथा स्थितियां नहीं है। यथा स्थिति इसलिए नहीं है, ये वैज्ञानिकों को पता लगा जब न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है ना, उसमें उनको पता लगा कि उसमें कुछ अंश निकल सकते हैं ना, परमाणु में से कुछ अंश निकल सकते हैं और परमाणु दूसरे अंशों को अपने में ग्रहण कर सकता है। ये उनको पता लग गया। इसी के आधार पे उन्होंने सारा बिग बैंग तक का कल्पना किया। जैसे अभी वो कह रहे हैं कि जो सूर्य है ना वो हाइड्रोजन है, उसमें सबसे ज्यादा है ना, हाइड्रोजन हीलियम है। और ये हाइड्रोजन हीलियम धीरे धीरे कंसोलिडेटेड होके जो है ना उसमें तात्विक परिवर्तन होके फिर ये ठोस ग्रह बनते हैं। जितने भी प्लेनेटरीज बॉडीज का जो जियो फिजिक्स में जी जिसको अपन एस्ट्रोफिजिक्स कह रहे हैं, उसमें जो स्टडीज हैं वो सब ये इस बात का संकेत करती है ना। दूसरी बात है कि जो रसायन है उनमें एक विकास का प्रवृत्ति है, जिसको कह रहे हैं कि पहले परमाणु से अणु बनते हैं, अणु से रस एसिड और बेस बनता है, एसिड और बेस से अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड से फिर जिसको कह रहे हैं कि प्रोटीन हार्मोन्स बनते हैं, प्रोटीन हार्मोन से सेल बनते हैं। ये एक विकास का अध्ययन है जो पूरा साइंस इसी को मानता है, एवोल्यूशनरी थ्योरी जिसको कह रहे हैं ना। तो नागराज बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि जो भौतिक रासायनिक संसार है उसमें विकास क्रम विकास है, और उस विकास को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है ना, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था के रूप में उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो इससे पता लगता है विकास की एक विकास की और एक गति है। अभी अपन ये नहीं कहते कि विकास पूर्ण है ना।
यदि हम भौतिक रासायनिक लॉजिक से देखते हैं तो हमको पता लगता है कि पूर्ण है ऐसा हम नहीं कह सकते, अभी इस समय तक यहाँ तक पहुंचे हैं ऐसा बोल सकते हैं, है ना। जैसे इस पृथ्वी पे मानव से विकसित कोई रचना नहीं है, हम इतना तो बोल ही सकते हैं। हाँ ठीक है। जब मानव से विकसित कोई होगा तब अपन ये कहेंगे कि हम मानव हैं, हमसे विकसित वो रचनाएं हैं, ऐसा। अब इसके बाद आता है जिसको कह रहे हैं कि जीवन परमाणु। तो जी जीवन परमाणु के रूप में हमारा अपना होना है। अब साधना विधि से जो नागराज जी ने साधना करी, उस विधि में उन्होंने ये पाया, समाधि में उनको पता लगा कि जीवन अलग है और शरीर अलग है, जो मान्यता के रूप में पहले था। जो हमारी जो परंपरा है उसमें मान्यता के रूप में था कि मरने के बाद कोई अस्तित्व बना रहता है ना। समाधि में ये पता लग गया कि मेरा अपना होना और शरीर का होना ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं, ऐसा पता लग गया। ठीक है। तो संयम काल में ये पता लगा कि जो मेरा अपना होना है वो जीवन परमाणु के रूप में है, और जीवन में ये इतनी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में मध्यस्थ क्रिया केवल एक ही है जिसको कह रहे हैं आत्मा का क्रिया, है ना। तो इस आधार पे उन्होंने एक परिकल्पना करी। उन्होंने क्या परिकल्पना करी कि जो जीवन परमाणु है उसके केंद्र में एक ही अंश होता है ना, और सबसे ज्यादा क्रिया में भागीदारी करने वाला जो होता है वो मन होता है। तो मन के क्रियाओं को उन्होंने जब गणना करना शुरू की तो उनको पता लगा कि मन में सबसे ज्यादा क्रियाएं होती हैं, और गणना करने में उनको वो संख्या आया कि उसमें 32 क्रियाएं होती, जो परावर्तन के रूप में 64 हो जाती, ऐसा उन्होंने अपने उसमें पाया, है ना। अब ये कह सकते हैं ये कल्पना है, किसी एक आदमी की कल्पना हो सकती है ना। जी तो उन्होंने जो कुछ अध्ययन किया, यदि वो अध्ययन गम होता है, यानी हमको भी दिखता है, अभी लेबोरेटरी में भी हम क्या करते हैं कि जो साइंटिस्ट ने देखा वो हम देख सकते हैं ना, तो उससे साइंटिस्ट ने देखा ये प्रमाणित होता है। जिसको कह रहे हैं कि वो पुष्टि होती है ना जिसकी, उसी को कहते हैं कि जो साइंस है वो प्रामाणिक ज्ञान है। प्रामाणिक ज्ञान का मतलब ये है कि जो एक ने देखा वो सभी देख सकते हैं। तो वैसे ही जो बाबा जी ने जो जीवन को देखा उसको हम सब लोग देख सकते हैं। हम अपने अंदर जो है आस्वादन चयन को देख सकते हैं, तुलन विश्लेषण को, चित्रण चिंतन को, बोध और संकल्प को देख सकते हैं, अपने होने को देख सकते हैं, है ना जी। भले वो हमारे अंदर अभी भासाभास के रूप में हो, प्रतीति के रूप में हो, अनुभव रूप में ना भी हो, लेकिन प्रतीति तक तो हम देख ही सकते हैं, है ना। भासाभास तक हम लॉजिक के रूप में देख सकते हैं, और प्रतीति में लॉजिक से ऊपर देख सकते हैं, जहाँ लॉजिक काम नहीं करता है, लेकिन हम अपने होने को देख सकते हैं, अपने अंदर होने वाली क्रिया को देख सकते हैं, है ना। तो इसका कंक्लूजन तो ये निकलता है, कंक्लूजन यही है कि जब ये जो प्रमाणित होता है जी इसके आधार पे परिकल्पना बनती है। क्या परिकल्पना बनती है कि जीवन में एक पूर्णता नाम की चीज होती है, जिसको अपन आचरण पूर्णता कह रहे हैं, जिसको समझ की पूर्णता कह रहे हैं, ऐसा पूर्णता होता है। हाँ जी। तो उससे पता एक परिकल्पना बनती है कि परमाणु में पूर्णता की ओर गति होगी, भौतिक रासायनिक संसार में पूर्णता की ओर गति होगी, और वो गति की लाक्षणिकता दिखती है। मतलब जो गति की लाक्षणिकता जो है ना, जैसे पदार्थावस्था से ज्ञानावस्था तक गति की लाक्षणिकता दिखती है। इसलिए उन्होंने कहा इस धरती पे अभी यहाँ तक विकास है, इसको हम कह सकते हैं कि ये विकास क्रम था और इस यहाँ तक आके विकास है, ऐसा वो कह रहे हैं, जिसको विकास क्रम विकास कह रहे हैं ना। भौतिक रासायनिक संसार में उसकी लाक्षणिकता है, परमाणु में उन्होंने उसकी परिकल्पना ये करी है कि वो जो है, और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि परंपरा में पहले से ही ये मान्यता थी कि जो जीवन है अमर नाम की कोई चीज होती है, अमरता नाम की कोई चीज होती है। तो अमरता नाम की चीज क्या है, क्योंकि पूरा जो जड़ परमाणु है उसमें तो परिणाम परिवर्तन होता है, तो केवल जो है जीवन परमाणु में परिणाम परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके आधार पे उन्होंने परिकल्पना की कि जो जड़ परमाणु जो है उसी में जो जिसको कह रहे हैं कि
संक्रमण की घटना हुई होगी, जिसको उन्होंने गठन पूर्णता कहा है। और इस तरीके से उन्होंने पूर्ण में गर्भित प्रकृति के अंदर गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को फिलोसॉफिकल लॉजिक के माध्यम से विश्लेषित किया है। अब है इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण रासायनिक भौतिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि रासायनिक भौतिक जो एक्सपेरिमेंट है उससे तो जीवन क्रिया प्रमाणित नहीं होता है ना, या पूर्णता प्रमाणित नहीं होता। कोई भी लेबोरेटरी गठन पूर्णता को प्रमाणित नहीं कर सकती। कोई भी लेबोरेटरी जो है, कोई भी सोशल रिसर्च भी जो है ना, दो लोगों के बीच में विश्वास होता है या किसी भी व्यक्ति के अंदर समझने के बाद विश्वास होता है, इसको सिद्ध नहीं कर सकता। इसको केवल आदमी अनुभव कर सकता है ना। इसीलिए उन्होंने अनुभव की बात की है। अब ये है कि अनुभव कर लिया, और अनुभव करने के बाद यदि वो प्रमाणित नहीं होता आचरण में, व्यवस्था में, तब ये कहेंगे कि ये कोरी जो है फिलोसॉफिकल लॉजिक था, कोरा लॉजिक था, है ना। वही कोरा, हाँ। और यदि वो प्रमाणित होता है आचरण में, यानी विचार की स्थिर बिंदु को पहचान पाते हैं, व्यवहार के स्थिर बिंदु और उसकी निरंतरता को पहचान पाते हैं, व्यवस्था के स्थिर बिंदु और उसकी निरंतरता, जिसको अपन स्थिति गति कह रहे हैं। गति का मतलब है निरंतरता के अर्थ में, स्थिति का मतलब होने के अर्थ में। तो ये सिद्ध होता है। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि ये इसी विधि से सिद्ध होगा, है ना। इसको हम लोग साइंटिफिक लॉजिक से, क्योंकि साइंटिफिक लॉजिक की एक सीमा है ना, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक की एक सीमा है। ठीक है। एक सीमा के बाद फिर वो लॉजिक नहीं चलता है। जैसे उसी को बाबा जी ने कहा है कि गणित से ज्यादा है ना, जिसको अपन कह रहे हैं, जैसे गुणात्मक भाषा है, फिर गणितात्मक है, कारणात्मक भाषा है। तो जो कारणात्मक सच्चाई है वो गणित से समझ में नहीं आती है ना। तो वो उसमें लॉजिक लगता है, फिलोसॉफिकल लॉजिक लगता है। तो बाबा जी ने वो फिलोसॉफिकल लॉजिक को फैलाया है दर्शनवाद शास्त्र में, और इसी के आधार पे उन्होंने कहा कि अस्तित्व जो है वो रहस्य से मुक्त है। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं, जो हम लोग जहाँ वेदांत में फंस गए थे ना, तो हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं है, और उस उत्तर ना होने के कारण से हम लोग वेदांत से पलायन करके जो है भौतिकवाद में आ गए, और वेदांत जो है वो केवल मान्यता की वस्तु बचा है ना। अभी वेदांत जो है आचरण व्यवस्था की वस्तु तो है नहीं, केवल तो यहाँ पर जो मध्यस्थ दर्शन है वो केवल बौद्धिक विलास नहीं है, है ना। वो कह रहा है कि इसको परिवार में स्थिरता निश्चितता को पहचान सकते हैं, है ना, संबंध में स्थिरता निश्चितता को पहचान सकते हैं, क्योंकि स्थिरता निश्चितता के आधार पे ही जिसको चैतन्य यानी जीवन कह रहे हैं उसका होना सिद्ध होगा, और कोई विधि नहीं है। यदि मान लीजिए किसी एक भी आदमी में विचार, आशा, विचार, इच्छा की स्थिरता निश्चितता के बिंदु को पहचानना नहीं होता है, उस स्थिति में फ्री विल नहीं आएगी। और फ्री विल नहीं आएगी तो जो साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि भौतिक रासायनिक क्रिया है जो प्रोबेबिलिटी के आधार पे अनेक प्रकार की प्रोबेबिलिटी के रूप में प्रकट होती है, जिसको संसार की विविधता कह रहे हैं, उसमें एकत्व का पहचान नहीं होगा। जिसको मैं समझा पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन कंक्लूजन में अगर हम इसको देखें गठन पूर्णता में, तो हमारा कहना यही है कि न्यूक्लियस से जो है वो सबएटॉमिक पार्टिकल निकल सकते हैं, यही कह रहे हैं आप ना। तो सब नहीं, अभी जो हम अभी साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। हाँ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। वो भी एक परिकल्पना ही है ना उनकी। बट इसका तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ना। क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? प्रोटॉन वो जो रदरफोर्ड का प्रयोग है, हाँ जी, वो केवल इतना ही तो कह रहे हैं कि कुछ जगह से जो अंश हैं वहां जा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वहां कोई ठोस चीज है। ठोस चीज क्या हो सकती है? तो उनका न्यूक्लियस में जो पार्टिकल हैं वो बहुत पास हैं। यही तो उनका लॉजिक है। इसके तो 1000 लॉजिक हो सकते हैं जिसमें इनका खंडन हो जाएगा।
जैसे अभी ब्लैक होल के स्टडीज हैं ना, तो ब्लैक होल की स्टडीज ये कह रहे हैं वहां लाइट भी नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही भाई? वहां तो कोई सॉलिड चीज नहीं है, तो हाई ग्रेविटी फील्ड है ऐसा डिफाइन कर रहे हो। तो कोई सॉलिड चीज होने से, यानी न्यूक्लियस में अंश ज्यादा होने के कारण से जो अल्फा रेज हैं वो उसमें से पार नहीं हो पा रही है। यही तो लॉजिक लिया उन्होंने। तो अल्फा रेज तो जो है ब्लैक होल में भी नहीं जा पा रही है, कोई भी वस्तु ब्लैक होल में नहीं जा रही। नहीं, कोई भी रेडिएशन नहीं जा रहा उसमें। हाँ, तो इसका मतलब है कि और भी थ्योरीज हो सकती है ना। ठीक है। और जो जिसको अपन एटम की मॉडलिंग कह रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल विधि से थोड़ी हुई है, वो गणित विधि से ही हुई। जो मॉडलिंग जिसको कहते हैं वो मैथमेटिकल मॉडलिंग है ना। मॉडलिंग तो मैथमेटिकल किसने? है। हाँ, मैथमेटिकल है ना। एक्सपेरिमेंटल क्या है उसमें? नहीं, जब कौन आपका से जो एक्सपेरिमेंट से जो पार्टिकल की संख्या है उसको गिन सकते हैं? नहीं, वो तो खैर वो तो वो भी, ये भी हाइपोथेसिस ही है। हाइपोथेसिस नहीं है, गणितीय विधि है। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना CH4 हाँ, या H2O बोल रहे हैं, तो ये गणितीय जो गणित का लॉजिक है, जो रासायनिक क्रिया को गणित के लॉजिक से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, ऐसा है। तो वो गणित का लॉजिक है ना, एक्सपेरिमेंटल लॉजिक थोड़ी है। एक्सपेरिमेंटल लॉजिक जो है वो आप बना के बता दीजिए कैसे बनाएंगे आप। मतलब हाइड्रोजन को गोल्ड तक पहुंचा के बता दीजिए, तब तो आपका एक्सपेरिमेंटल लॉजिक होगा। अभी तो गोल्ड को डिफाइन कर रहे हैं और कार्बन को, हाइड्रोजन को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो साइंस का भी एक लिमिटेशन है, और अभी साइंटिफिक कम्युनिटी इसको मानती है। फिजिक्स का लिमिटेशन है, केमिस्ट्री का लिमिटेशन है, और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जहां पर हम लोग रीच नहीं। वो बात आपकी ठीक है। मैं तो इसमें इतना ही कह रहा हूँ इसमें कि अगर हाँ, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन अगर बराबर नहीं होंगे किसी एटम के अंदर, हाँ, क्योंकि न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर नहीं होंगे तो ये तो जो है पूरा का पूरा जो साइंस है वो जीरो पर आ जाता है बिल्कुल जो है। अगर उसमें बराबर का नियम उसमें लागू नहीं होगा तो सारी साइंस जो है वो जीरो पे आ जाती है पूरी आपकी जो है। हाँ, तो रीडिफाइन तो होती रही है ना साइंस। जैसे जो न्यूटोनियन फिजिक्स था, आज न्यूटोनियन फिजिक्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। न्यूटोनियन फिजिक्स का तो क्लासिकल जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स तो जो है वो न्यूटोनियन फिजिक्स ही है सारी की सारी जो है। हाँ, लेकिन आइंस्टाइन का फिजिक्स आने के बाद उनको रीडिफाइन किया ना वो सारी चीजों। और जो क्वांटम फिजिक्स आया, वो न्यूटोनियन फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स डिफाइन ही नहीं था। उसमें डिफाइन तो है नहीं अभी था। अभी तो क्वांटम फिजिक्स का लॉजिक चल रहा है ना। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है कि न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो जिसको कहें कि यूनिवर्सल लॉ के रूप में पहचानने में आ गया था। तो वो एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन था, भाषा के रूप में सिद्धांत बना के उसको किया था, है ना। वो एक सीमा तक प्रूफ भी होता है न्यूटोनियन फिजिक्स जो है, एक सीमा के बाद नहीं होता है ना। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो वो शून्य में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पता नहीं लगता है, तो वहां पे ग्रेविटेशन कैसे डिफाइन करेंगे आप? वहां तो है ही नहीं, शून्य में तो खैर कोई साइंस तो उसको जो है मानती ही नहीं थी ना। हाँ, स्पेस को तो, स्पेस में कुछ है ऐसा कुछ मानती नहीं है, लेकिन इसका एक प्रमाण तो फिर ग्रेविटेशन क्यों नहीं है उसमें? वहां पर जो भी प्लेनेटरी बॉडी है या कोई भी वस्तु हम ले जाते हैं, वो उसमें कोई आकर्षण नहीं लगता है। इसका मतलब है कि जो शून्य है वो शून्य नहीं है, वो कोई ऐसी चीज है जो अनडिफाइंड है,
और जहां पर जाके सभी बड़ी से बड़ी बॉडी जो है, जो बड़े से बड़ा मास भी जो है, उसमें ग्रेविटेशन नहीं रहता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे साइंस हम स्पेस को जैसे नहीं हम करता है। जैसे हम 1966 में, डॉक्टर साहब एक बात और कह रहा हूं इसमें, जी 1966 में जब साइंटिस्ट को ये पता लगा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से मोर देन दी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो हाँ तभी जा सकती हैं कि उन्होंने जब ये लगाया कि ये जो स्पेस है इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये तभी जा सकती है। 1966 में नहीं, उसको डार्क मैं एनर्जी समझ के, गया। वो जिसको रेड शिफ्ट थ्योरी कह रहे हैं ना, रेड शिफ्ट के आधार पे उन्होंने जो प्लेनेटरी बॉडी के दूर जाने के सिद्धांत को बताया है ना, उसी को कह रहे हैं ना आप। लेकिन अभी आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, रेड शिफ्ट थ्योरी को सैकड़ों लोगों ने जो है वो चैलेंज किया है कि वो थ्योरी गलत है, क्योंकि वो जो रेड शिफ्ट थ्योरी भी मैथमेटिकल फार्मूलेशन है। अच्छा, मैथमेटिकल फार्म, और मैथमेटिकली मैं एक रेफरेंस दे सकता हूँ जिसका नाम है लैरी कॉगन्स, है ना। तो वो भी एक फिजिसिस्ट था, उसने एक ग्रुप बनाया, उसमें बहुत सारे नोबल लॉरिएट हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक किताब लिखी लैरी कॉगन्स ने, उसका नाम है बिग बैंग नेवर हैपन। और जो ये किताब लिखी उसमें 2 नोबल लॉरिएट भी हैं, जो फिजिक्स के नोबल लॉरिएट हैं। लेकिन क्योंकि जो पॉपुलर जो लॉजिक है वो एक्सेप्टेबल है, इसलिए उनको बहुत कंडेम किया लोगों ने। उन्होंने कहा कि ये गलत है, जो पुस्तक लिखी गई है गलत। लेकिन धीरे धीरे वो लॉजिक बढ़ता चला गया, और आज लैरी कॉगन्स के अलावा कम से कम 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट जो है इस बात को कह रहे हैं कि ये थ्योरी गलत है। रेड शिफ्ट की थ्योरी गलत है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कह रहे हैं वो भी गलत है, और जिसको बहुत सारी थ्योरीज के बारे में कह रहे हैं कि वो रॉन्ग है। और उन्होंने वो जो गलती उसी विधि से सिद्ध करी है जिस विधि से उनको सही सिद्ध किया, यानी मैथमेटिकल लॉजिक से उनको सही सिद्ध किया था, मैथमेटिकल लॉजिक से ही उनको रिजेक्ट किया। इस पे अपन और बात कर सकते हैं, कुछ अपन व्यक्तिगत भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोगों का प्रयोजन जो है वो ये है, आप कभी भी मुझे कॉल कर लीजिए तो हम लोग थोड़े लंबे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों का इसमें इंटरेस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो बाबा जी ने जो भी कुछ हासिल किया है वो साधना संयम विधि है। तो जैसे अब समाधि का घटना है वो डिफाइन नहीं होता, आप कोई भी साइंटिस्ट जो है ना उस घटना को डिफाइन नहीं कर सकता है जिसमें आशा विचार इच्छा जो है चुप हो जाते हैं, है ना। इसके बाद भी अपना होना बना रहता है, अपना होने का बना रहता है। तो इसको तो जो आदमी समाधि से गुजरा है वो ही बता सकता है ना। तो जैसे बाबा जी को संयम नाम की घटना हुई, वो किसी भी साइंस से प्रूफ नहीं हो सकती, लेकिन यदि संयम नाम की घटना में उन्होंने कुछ देखा है और फिर वो लॉजिकली जो है इस्टेब्लिश होता है, तब तो हमको ये मानना पड़ेगा संयम नाम की कोई घटना होती है ना। और एक लास्ट अंतिम बात ये कहना चाहता, आपने कहा कि ये जीवन विद्या का जो विचार है ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वेदांत का विचार है 1000 साल हो गए उसको, अभी तक उसको खत्म नहीं किया जा सका है। और जो जितना भी ये क्वांटम फिजिक्स जो आ रहा है वो वेदांत के लॉजिक को लेकर ही आ रहा है। जो वेदांत में लॉजिक उपयोग किया गया उसी के आधार पे तो पूरा क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ, विजय भाटकर नाम है उनका, जिन्होंने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। तो मैं उनके साथ 20 दिन रहा कोची में। तो विजय भाटकर जी से जो है मैंने पूछा कि आपने ये सुपर कंप्यूटर का कल्पना कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो वेदांत का जो लॉजिक था उसको अप्लाई किया हमने। तो मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा जैसे क्लाउड है, तो क्लाउड जो है वो वेदांत का लॉजिक है, जो अभी जो क्लाउडिंग का कॉन्सेप्ट है ना,
तो जी। वेदांत का लॉजिक है ना। तो उन्होंने कहा क्योंकि ऐसा हम लोग सुनते आ रहे थे कि लोग मन की बात जान जाते हैं, है ना, और दूसरे की मेमोरी को अपनी मेमोरी में ले आते हैं, ऐसा हम सुनते थे। तो उससे फिर ये कल्पना बनी कि ये मेमोरी आ सकती है, ट्रांसफर हो सकती, स्टोर हो सकती है। उसी के आधार पे तो ये मेमोरी को जो है गणितीय विधि से मेमोरी को स्टोर करने का मैकेनिज्म या जिसको कहेंगे ये डिवाइस भी डेवलप हो पाए ना। नहीं तो चलिए, आदमी की कल्पना में कैसे आएगा कि हार्ड डिस्क में जो है इतना सारा डाटा जो है स्टोर हो सकता है। तो ये सब लॉजिक हमारी परंपरा में था, है ना। तो जो भी जैसे आत्मा का जो कॉन्सेप्ट था, विज्ञान की 300 साल 400 साल की यात्रा के बावजूद भी पूरी दुनिया में से विज्ञान के लॉजिक, जबकि पूरी दुनिया में विज्ञान का शिक्षा है, फिर भी आत्मा का अस्तित्व नहीं होता, ये सिद्ध नहीं कर पा रहे। तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है ना सर। फिर ठीक है अपन सर। और बात करेंगे, आज थोड़ा समय ज्यादा हो रहा ठीक है सर। है ना। धन्यवाद सर। जी जी, आपका क्या नाम है, मैं सुन नहीं मैं पाया था। मैं हरीश रावत। हरीश रावत जी, अच्छा जी अच्छा। जी। आपका दिल्ली में रहते हैं? जी मैं दिल्ली में हूँ और अभी मैं रिटायर हो गया हूँ। जी जी, क्या क्या मैं पढ़ाते थे आप, किस मैं फिजिक्स एरिया में पढ़ाता थे? हूँ। फिजिक्स। अच्छा, आप फिजिक्स में थे। मैंने जियोलॉजी पढ़ी है, एमटेक किया मैंने जियोलॉजी में, जी जी। है ना। तो पता है आपके बारे में। अच्छा 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 अच्छा। जी कभी जी। मिलना नहीं हुआ ना अपना। हाँ, मिलना नहीं होगा। कहाँ पे थे आप, कहाँ पढ़ाते थे फिजिक्स? मैं इसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था अच्छा दिल्ली में। अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपने प्रश्न किया। जी। बाकी लोगों ने इस संवाद को सुना होगा, बाकी इसका रिकॉर्डिंग भी भैया, कुछ हो गया है। हाँ जी, बोलिए भास्कर भाई। आपने कहा जी भैया नमस्ते। जी नमस्ते आपने जो भैया। वार्तालाप किया उसमें आपने एक शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग किया कि बाबा जी की परिकल्पना। तो ये हाँ जीवन परमाणु तो बाबा जी ने कहा कि मैंने देखा है, हाँ, ऐसा ऐसा कहा है बाबा। हाँ, जीवन परमाणु ये को सृष्टि देखा है बाबा जी ऐसा ने, उन्होंने कहा, लेकिन गठन पूर्ण होते हुए नहीं देखा है। हाँ, गठन पूर्ण होते हुए नहीं देखा। हाँ, मीन्स की उसका मूल गठन पूर्ण कारण होने क्या की है कि प्रक्रिया जो नहीं देखी। देखने की घटना स्वयं में होती है ना। हाँ जी। तो तो जो स्वयं है वो तो गठन पूर्णता के बाद ही होता है, उससे पहले स्वयं नाम की चीज नहीं होती है ना। जिसको यहाँ कह रहे हैं जी ना, जी। चैतन्य जो है वो स्वयं के रूप में रहता है ना। अभी जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, है ना। जी तो जी जी जड़ भैया। परमाणु में स्व नहीं होता है ना, वो स्वयं नहीं होता ना, है, हाँ जी। इसलिए उसमें दृष्टि संपन्नता नहीं होती है ना। जड़ जी, परमाणु में दृष्टि संपन्नता नहीं होती है, ऐसा बोला। तो इसीलिए जो गठन पूर्णता की लेकिन जो मेरा घटना है क्या, उसको कैसे देखेंगे, क्योंकि जब देखने वाला ही नहीं है तो हम्म, देखेगा क्या। तो जो भी जी जी, देखेगा वो कब तक देख हम्म, सकता है, तो अपने होने तक देख सकता है, जब उसमें देखने वाला जो दृष्टि है वो आ जाए। तो देखने वाली दृष्टि जो है वो केवल हम्म, स्वयं में रहती है, जिसको उन्होंने अपने में देखा है ना। तो अपने होने को यानी गठन पूर्ण जीवन को देख लिया है ना, ऐसा कहते हैं। अच्छा, वो गठन पूर्ण शब्द उन्होंने नाम इसलिए दिया क्योंकि वो रासायनिक भौतिक क्रिया में भाग नहीं लेता है ना, इस आधार पर। और उसके अमरत्व को पहचान लिया, क्योंकि उसकी निरंतरता को उन्होंने पहचान लिया, यानी जी शरीर जी। शरीर नहीं होने की स्थिति में भी वो बना रहता है, उसको उन्होंने देख लिया। हम्म, हम्म, ठीक है, तो जी। फिर क्या करें, आज 10:08 हो गया है। अच्छा, कल शनिवार है, कल मिलना है या नहीं मिलना है? सभी लोगों का क्या राय है, जी कल भैया। हमको चर्चा करना है या अवकाश रखना है? तो ये जो आपके पास दर्शन यदि है, समय हो तो
बाबा वो जी तो आपके ने पास समय हो तो रहा जा सकते हैं। मेरे पास तो हाँ समय जी, है, आप लोगों की अपनी बता दीजिएगा। सभी की जैसी मैं भी आ सकता भैया करी परिवार हूँ भैया। भैया सैटरडे संडे शाम हाँ, का योगेश भैया। एक मैं आ मिनट, सकता सुनील हूँ। भाई कुछ बोल रहे थे, पहले सुनिए। भैया परिवार में समय थोड़ा जी, ज़्यादा रहता है शाम के समय, हाँ हाँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सैटरडे संडे। जी जी। सैटरडे ऑफ कोई है तो करना कोई ठीक और है। मैनेज कर सकता है इसको, तो मैं आईडी पासवर्ड शेयर कर सकता हूँ, आप लोग कंटिन्यू कर सकते ऑफ करना ठीक है भैया, 5 दिन के बाद 2 दिन थोड़ा सा दूसरे ठीक काम है, भी अगर होते तो हैं। हम लोग फिर मंडे को मिलते हैं। अभी 2 लोगों ने आप करने की बात बोल दी है, और ठीक। यदि किसी 3 लोग हो गए हैं, चलो ठीक है। अगर किसी को हमसे चर्चा करना हो तो वो हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, आपस में कॉल ठीक। आपस में जी पर्सनल भैया। कॉलिंग पे कर सकते हैं। जैसे हरीश रावत जी यदि कुछ और बात करना चाहते हैं, या